हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटेक्ट क्लासेस। आज हम क्लास 10th की पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सेकंड चैप्टर है। पहला चैप्टर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, सत्ता की साझेदारी, वो जाके एक बार आप देख लीजिएगा। और ये हमारा सेकंड चैप्टर है, संघवाद। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार संघवाद है क्या। इस चैप्टर में यही सब चीज़ों का हम जिक्र करेंगे। बढ़ते हैं आगे। पहले परिचय पढ़ लेते हैं। पिछले अध्याय में हमने गौर किया था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है। ठीक है, इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इसी स्वरूप पर विचार करेंगे। हमने पिछली बार पढ़ा था सत्ता के बंटवारे के ऊपर, किस तरह से पावर को शेयर किया जा रहा था विभिन्न विभिन्न अंगों में। ठीक है, तो इसे आमतौर पर ही संघवाद कहा जाता है। अगर हमने सत्ता का बंटवारा कर दिया, उस अंगों में अपने-अपने अधिकार दे दिए, तो यही तो संघवाद है। इससे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग-अलग इलाकों का साथ रहना और चलना संभव हो जाता है। ठीक है, ये हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक तरह से हिस्सा है। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि भारत क्या है, एक बहुत ही बड़ा विशाल देश है। बहुत ही ज़्यादा विविधता है, अलग-अलग धर्म के लोग, अलग-अलग जाति के लोग, तो किस तरीके से चलेगा? तो हमने एक विभिन्न स्तर बना दिया और इन स्तरों को हमने क्या दे दिया, शक्तियाँ प्रदान कर दी, ठीक है? और उसके हिसाब से ही शासन हमारा क्या होता है, चलता है, ठीक है? जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उसके बाद अगर तीसरे की बात करूँ, तो स्थानीय सरकार, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं दोस्त। अध्याय के शेष हिस्से में भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की कोशिश की गई है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो इन सभी चीज़ों का हम जिक्र करेंगे। संघीय ढांचे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा के बाद इस अध्याय में संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियों और राजनीति का विश्लेषण किया जाएगा। अध्याय के आखिर में हम भारतीय संघवाद के नए और तीसरे स्तर यानी कि स्थानीय शासन की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो नॉर्मल परिचय था। बढ़ते हैं। आखिरकार संवाद क्या है? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए एक बार फिर पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए, उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए। हमने क्या देखा पिछले अध्याय में कि भैया केंद्रीय सरकार के पास पावर तो था, लेकिन प्रांतीय सरकार के पास उतने अधिकार नहीं थे। तो क्या हुआ? थोड़े शक्तियों को क्या कर दिए, केंद्र सरकार की शक्ति को कम किया और हमने ये कुछ-कुछ शक्तियाँ और अधिकार हमने प्रांतीय सरकार को भी दिया। तो क्या हुआ, बेल्जियम में उससे पहले से भी प्रांतीय सरकारें थी, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनके केंद्र के द्वारा दिए गए थे, ठीक है? पहले भी था ये प्रांतीय सरकारें, लेकिन जो ये अधिकार था दोस्त, ये किनको दिया गया? ये प्रांतीय सरकार को दिया गया था। और इन्हें केंद्र सरकार वापस भी ले सकती थी, ठीक है दोस्त? तो पहले क्या था कि भैया केंद्र सरकार, प्रांतीय का मतलब आप राज्य समझ सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा, प्रांतीय सरकार को पहले क्या देती थी, पावर तो देती थी, अधिकार तो दे देती थी, लेकिन ये वापस भी ले लेती थी। तो सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। तो हमने क्या करा कि न 1993 में कुछ बदलाव हुआ और फिर क्या हुआ कि प्रांतीय सरकार को कुछ संवैधानिक अधिकार दे दिए। अब ये अधिकार भैया एक बार आपने अगर पावर दे दिया, तो दोबारा आप ले नहीं सकते हो, ठीक है? अपनी मनमानी नहीं कर सकते। एक बार उनको पावर मिल गया प्रांतीय सरकार को, तो वो अपने कार्य में स्वतंत्र हैं, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, ठीक है? चलो, अब केंद्र पर निर्भर नहीं रही, प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रही। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली, ठीक है? एकात्मक शासन के बारे में हम ज़िक्र करेंगे, ठीक है? अभी आप समझिए, ये अभी हम संघीय पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम बात करें, श्रीलंका में व्यावहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है। मैं बता देता हूँ, एकात्मक का मतलब जहाँ सारी जो जितनी भी शक्तियाँ हैं, वो केंद्र सरकार के पास है, ठीक है? राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार होगी उस जगह एकात्मक में, लेकिन उनको उतनी ज़्यादा पावर नहीं दी होगी, अगर दी भी होगी तो वो वापस ले ली जाती थी, ठीक है?
इन द एंड सबसे ज़्यादा जो पावरफुल होता है एकात्मक सरकार में, एक ही अंक के पास होता है जो कि है केंद्र सरकार। श्रीलंका में हमने देखा, श्रीलंका में व्यावहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। तो श्रीलंका के जो तमिल के नेता चाहते थे कि देश में क्या हो, वो नेता चाहते थे, ये हमारे जो नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में क्या चाहते थे वो लोग? संघीय व्यवस्था चाहते थे, ठीक है? क्या व्यवस्था चाहते थे वो लोग? संघीय व्यवस्था चाहते थे। कि हमने देख लिया संघीय व्यवस्था में क्या होगा? शक्तियों का बँटवारा अलग-अलग अंगों में हो रहा है, उसके अपने कुछ अधिकार हैं। ऐसा श्रीलंका के तमिल के नेता भी चाहते थे। उसके बाद संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बँट जाती है। संघीय शासन में क्या हो रहा है दोस्त? तो हो क्या रहा है, जो सबसे ज़्यादा सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार है, उनके विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों में बँट जाता है। अब संघीय शासन में हमने ऑलरेडी ज़िक्र कर दिया कि जो शक्तियाँ हैं वो कहाँ बँट जा रही हैं, प्रांतीय सरकार में, स्थानीय सरकार में, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं। संघीय व्यवस्था में क्या है? 2 स्तर पर, एक तो केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार या फिर प्रांत सरकार, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्यों या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं, जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती हैं, ठीक है? जो भैया केंद्र सरकार है, वो एकदम काफ़ी बड़े लेवल का काम करती है और जो राज्य सरकार होती है, वो एक तरह से प्रशासनिक का काम करती है, ठीक है? ठीक है? दैनंदिन कामकाज देखती है। सत्ता के इन दोनों स्तरों के सरकारें अपने-अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। तो हमने लाइन पढ़ी कि यहाँ पर जो सरकारें हैं, यहाँ पर जो दोनों स्तर की जो सरकारें हैं, क्या होती हैं? बिल्कुल स्वतंत्र होकर वो काम करती हैं। ये बात हमेशा याद रख लेना कि यहाँ पर संघीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं, स्वतंत्र होकर काम नहीं करते, लेकिन एकात्मक में ऐसा नहीं है। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। अब यहाँ पर हम बात करें तो जो एकात्मक है, बिल्कुल उल्टा है। एकात्मक जो व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर काम करती हैं। एकात्मक में एक ही स्तर होगा, कौन-सा स्तर? तो जैसे मान लेते हैं केंद्र सरकार और उसके नीचे अगर देखोगे तो प्रांतीय सरकार होती है, स्थानीय सरकार भी होती है, लेकिन उसको वो आदेश दे सकती है, एक तरह से उसके अधीन हो गई ना एकात्मक में, तो एकात्मक पद्धति भैया बेकार है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँगा तो किस-किस देश में हमारे एकात्मक पद्धति है या कहाँ पर संघीय मतलब ठीक है, कहाँ पर संघीय व्यवस्था है, ठीक है? तो अब एक बार देख लेते हैं हम। अ, हाँ, संघीय व्यवस्था में एक बार थोड़ा मैप देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर हम मैप देखते हैं, देखो जितने भी आपने रेड जो दिखा होगा संघीय राजनीतिक व्यवस्था में जो रेड मार्क हैं, ये जितने भी ये रेड वाला मार्क हो गया, तो ये क्या है दोस्त? संघीय व्यवस्था है। रूस, कनाडा, संघीय राजनीतिक, ठीक है? संयुक्त राज्य अमेरिका, संघीय राजनीतिक, ब्राज़ील, यहाँ पे अर्जेंटीना की बात कर लो। जहाँ पे रेड मार्क आप देख रहे हो बेल्जियम उसके बाद ऑस्ट्रिया हो गया, अपना प्यारा भारत भी है यहाँ पर, तो ये भी हमारा भारत भी क्या है? संघीय व्यवस्था है। ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पर संघीय व्यवस्था देख ले सकते हैं यहाँ पर। नीचे दक्षिण अफ्रीका में ये छोटा-सा जो देश है, यहाँ पर भी संघीय व्यवस्था है। समझ में आ गया? तो ये संघीय व्यवस्था है। अब जो व्हाइट वाले मार्क आपको दिख रहे हैं, तो ये क्या है? एकात्मक है। ये क्या है? एकात्मक है। ये क्या है? एकात्मक है। एकात्मक शासन प्रणाली है यहाँ पर। यहाँ पर भी एकात्मक शासन प्रणाली है। ठीक है? तो इतना आपने समझ लिया। अब यहाँ पर हमने देख लिया कि जो संघीय सरकार होती है, ठीक है, एक बार लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। जो संघीय सरकार होती है वो राज्य सरकार को कुछ खास आदेश नहीं दे सकती। संघीय व्यवस्था में आपको पता ही है, कुछ खास आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं संघीय व्यवस्था में और इसके लिए वो केंद्र सरकार को जवाबदेह नहीं होती है। ये दोनों ही सरकारें अपने-अपने स्तर पर किसके प्रति जवाबदेह होती है? तो लोगों के प्रति जवाबदेह होती है, जनता के प्रति जवाबदेह होती है। जैसे कि राज्य स्तर पर आपने देखा होगा मुख्यमंत्री होते हैं। अब मुख्यमंत्री डायरेक्ट जनता चुनती है उसको, ठीक है ना? तो वहाँ पर वो जनता के प्रति जवाबदेह होगा और वहाँ पर हम बात करें केंद्र स्तर पर तो हमारे प्रधानमंत्री साहब होते हैं और वहाँ पर भी वो जनता के प्रति जवाबदेह होता है। दोनों एक दूसरे के प्रति जवाबदेह नहीं होती हैं।
ठीक है, आइए संघीय व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को पर गौर करते हैं। आखिरकार संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या है, उनके फीचर क्या है? तो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि यहाँ सरकारें 2 या अधिक स्तरों वाली होती है, जैसे कि केंद्र, राज्य। 1 पॉइंट हो गया, आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्ज़ाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। उसके बाद अलग-अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, बिल्कुल अलग-अलग स्तर की सरकारें होती है, जैसे केंद्र, राज्य, प्रांतीय और भी अलग-अलग प्रकार की जो सरकारें होती हैं, नागरिक तो वही है भाई, हम लोग ही तो हैं, हमारे ऊपर ही तो शासन करेंगे ये लोग। तो ये सारी चीज़ें बात आपको याद रख लेना। अब इनका काम क्या है? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कानून बनाने का काम, है ना? कानून बना रही है भाई ये सरकार, है ना? कर वसूल रही है और प्रशासन का उनका अपना-अपना अधिकार क्षेत्र है। तो जैसे कानून बनाने का अधिकार क्षेत्र अलग-अलग पहले अंग को है, तो दूसरा अंग उसको लागू करने का काम करती है, तो सबके अपने-अपने अधिकार क्षेत्र है। विभिन्न स्तरों की सरकारें के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा भी देता है। तो सबके अपने-अपने अधिकार हैं, ठीक है ना? और इस चीज़ की वो गारंटी भी और सुरक्षा भी करता है ना? सबके अपने-अपने अधिकार है कानून बनाने का, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, आगे बढ़ते हैं। संविधान के मौलिक प्रावधानों किसी एक स्तर की सरकारें अकेले नहीं बदल सकती। मान के चलो कि फंडामेंटल राइट हैं, हमारे मौलिक अधिकार हैं, चाहे वो नीति निर्देशक तत्व हैं, हमारे और भी संविधान में जो नियम है, रूल हैं, उनको सरकार जो है वो अकेले चेंज नहीं कर सकती। सरकार के तीनों अंग जितने भी हैं, ऐसा नहीं है कि भैया हमारे भारत में जैसे 3 स्तर हैं, जैसे मान लेते हैं 2 स्तर राज्य सरकार और केंद्र सरकार। क्या चाहे तो केंद्र सरकार पूरा नियम चेंज कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलके ही ऐसा काम कर सकती है। कोई एक अंग मिलके कुछ बदलाव नहीं कर सकती है, ठीक है? तो यहाँ पर दोनों की सहमति होनी चाहिए। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तरों के सरकारों को अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। जितनी भी अदालतें हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, है ना? हाई कोर्ट, तो सरकार के जितने भी अधिकार हैं, उनको एक तरह से व्याख्या करने का अधिकार है। मान लेते हैं दोनों राज्य सरकार के क्या-क्या अधिकार हैं, राज्य स्तर पर उनको क्या-क्या कानून नियम बनाने का अधिकार है। जो केंद्र सरकार है, उनको अपने जनता के हित में या किसी भी विषय के ऊपर कानून बनाने का जो अधिकार है, वो क्या-क्या अधिकार हैं। तो इन दोनों के अधिकारों को एक तरह से बताने का काम कौन कर रही है? तो ये अदालत कर रही है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। तो इन सभी चीज़ों को अधिकार हमने देखा हाई कोर्ट के पास है। उसके बाद मैं बात करूँ, विभिन्न स्तर की सरकारें के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। मान लेते हैं कि केंद्र सरकार और यहाँ पर राज्य सरकार के दोनों के बीच अगर कोई विवाद होता है, अधिकार को लेकर कि भाई ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, ये आपका अधिकार नहीं है। तो इस टाइप का अगर बहस हुआ या विवाद हुआ, तो उसको निपटाने के लिए कौन है दोस्त? तो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है और यही यहाँ पर ये भूमिका निभाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, छठा पॉइंट बात करते हैं हम। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारें के लिए राजस्व के अलग-अलग स्रोत निर्धारित है ना? जैसे कि भैया पैसा सरकार चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ना, जो पैसा है वो कहाँ से आएगा, है ना? तो ये जो है, ये हमारे टैक्स के ज़रिए पैसा आता है और जो टैक्स लगाने का काम होता है, कर लगाने का जो काम होता है, वो सरकार जो है, जो सरकार के अंग हैं, वो अपने अलग-अलग नियम के अकॉर्डिंग वो लगाते हैं। जैसे केंद्र सरकार के पास अलग टैक्स वसूलने का काम है और यहाँ पे राज्य सरकार के पास वो अलग है, ठीक है? तो उनके अपने सोर्स हैं इनकम के, तो ये बात याद रख लेना। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना और इसके साथ ही क्षेत्रीय क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान करना। तो भैया संघीय शासन व्यवस्था क्या है? बहुत बेहतर है। एक तो हमारे देश के अंदर जितनी भी विविधताएँ हैं, जाति धर्म के लोग, बहुत सारे धर्म के लोग, जाति के लोग, है ना? भाषा बोलने वाले अलग-अलग प्रकार के लोग, सबका हमने सम्मान किया, पूरा सम्मान किया। हमने हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि ये सब एकता में रहे, है ना? इनके ऊपर बिखराव ना हो, कोई आंतरिक कलह ना हो। तो ये सारी चीज़ें कब आ सकती है? जब हमारा देश संघीय शासन व्यवस्था को अपनाता है। इस कारण हमने देखा कि संघीय व्यवस्था का गठन गठन और गठन और कामकाज के लिए 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बँटवारे नियमों पर सहमति होनी चाहिए, है ना? सहमति बिल्कुल होनी चाहिए भैया। इनका एक-दूसरे के ऊपर भरोसा होना चाहिए। भाई आपस में जिनके भी अपने अधिकार हैं, चाहे वो केंद्र सरकार को दिया हो, चाहे राज्य सरकार को दिया हो, तो भैया अगर एक-दूसरे के ऊपर भरोसा करेंगे जभी तो काम चलेगा ना। ऐसे कैसे चल जाएगा काम? कि एक अंग अपनी मनमानी कर रही है, एक अंग दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर रही है।
तो ऐसे में क्या होगा, जो हमारे शासन व्यवस्था है वो पूरी तरह से डगमगा जाएगा। तो आपसी भरोसा और साथ पर सहमति होना बहुत ज़रूरी है। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग-अलग किस्म का होता है। अलग-अलग संघीय सरकार में हमने देखा है कि हर संघीय सरकार में जो शक्तियों का बंटवारा है वो अलग-अलग किस्म का होता है, ठीक है? ये बात इस चीज़ पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भ में हुई है ना? तो यहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर 2 तरीकों से गठित होती है। पहला तरीका तो है कि 2 या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ लाकर एक बड़ी इकाइयाँ गठित करने का है। जैसे कि मान लेते हैं संघीय शासन में क्या है, जैसे मान लेते हैं कि छोटे-छोटे 2 राज्य या फिर देश है, तो उसको हम उसका एक राष्ट्र में निर्माण कर दें और अपनी अलग-अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, एक तो इसमें दोनों स्वतंत्र और राष्ट्र अपनी संप्रभुता के साथ करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो 2 छोटे राज्य हैं आपस में मिल गए तो एक राष्ट्र का निर्माण हुआ। तो दोनों की अपनी अलग-अलग पहचान होगी। इस पर ऐसा नहीं है कि वो एक हो गए तो उसके ऊपर अपनी मनमानी थोप सकते हैं। अपनी अलग-अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में आपने देखा होगा किस तरीके से बहुत सारे वहाँ पर जो राज्य हैं वो आपस में मिलकर एक बनाते हैं जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, ठीक है? जैसे स्विट्ज़रलैंड हो गया आपका, है ना? जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडा, ये सारी चीज़ें, ये सब एक एक मिला के संयुक्त राज्य अमेरिका बनाते हैं, ठीक है? स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह आपने देखा होगा, इस तरह के उदाहरण हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आम तौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है। जितने भी प्रांत होते हैं उन सबको क्या होता है, समान अधिकार होता है और वो केंद्र के वृक्ष ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा अलग-अलग समूह जब एक में मिलते हैं, तो जो अलग-अलग समूह में ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ना कि केंद्र। यहाँ पर प्रांत की ज़्यादा चलेगी, ना कि केंद्र की, ठीक है? अब संघीय शासन व्यवस्था का गठन का दूसरा तरीका तो ये है। पहला तरीका हमने देख लिया कि अलग-अलग राज्य आपस में मिल गए, एक राष्ट्र बनवा दिया। और दूसरा ये है कि संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है कि जो मान लेते हैं कोई बड़ा देश है, बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बँटवारा कर देना। जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं अपने प्यारे भारत का। तो भारत क्या है, बहुत विशाल है, एरिया के मामलों में बहुत विशाल है। जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, कर्नाटक, ये कितने अलग-अलग है ना। अब एक साथ चलाना कितना मुश्किल है। ऐसे में हमारी एक तरह से एकता, अखंडता पूरी तरह से अ, खंडित हो सकती है। तो इसी वजह से हमने क्या किया कि हमने अलग-अलग जैसे राज्य बनाए और राज्य हमने जो बनाए वो भाषा के आधार पर राज्य बनाए। ठीक है? ताकि वो वहाँ पर एक तरह से जो विविधता को पूरी तरह से सम्मान मिले, उनके भाषा को सम्मान मिले, उनके उनके जाति को सम्मान मिले, ताकि वहाँ पर जो शासन है, वो अच्छे तरीके से, एकदम सरल तरीके से चलाया जा सके। भाई एक साथ ऐसे इतने स पूरे भारत को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तो हमने अलग-अलग राज्य बँटवारा कर दिया और राज्य में मुख्यमंत्री हो गया प्रमुख और जिस वजह से वो वहाँ पर पूरा शासन चलाते हैं। जैसे भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं, ठीक है? उसके बाद इस दूसरी इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों में केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने ऑलरेडी अलग-अलग किया है ना, तो यहाँ पर केंद्र सरकार सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है और जो राज्य सरकार होती है, वो थोड़ी कम होती है ताकतवर। तो अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों के समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी-किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। मान लेते हैं जैसे हमारा भारत देश है, उसमें हमने सभी राज्यों को बराबर अधिकार दिया। लेकिन हमने कई-कई राज्यों को तो भैया विशेष अ, हम दर्जा देंगे ना, जैसे आप पूर्वी राज्य चले जाओ, उत्तर पूर्वी राज्य जैसे कि मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, तो ये सब विशेष इनको एक विशेष दर्जा दिया गया है, एक अलग ही टाइप का अधिकार दिया गया है। जैसे जम्मू कश्मीर, अब जो खैर वहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे हम यूटी की बात करें जैसे दिल्ली को, तो दिल्ली का अपना एक विशेष है, यहाँ पर केंद्र सरकार की ज़्यादा चलती है, राज्य सरकार के अकॉर्डिंग। तो हम कहीं-कहीं बिल्कुल विशेष अधिकार या फिर विशेष नियंत्रण कर लेते हैं किसी जगह पर, ठीक है? तो ये सब सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था हमने पहले देखा है कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को सँभालने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। सोचिए कि भारत जैसे
विशाल मुल्क में ये काम कितना मुश्किल होगा, जहाँ बहुत सी भाषाएँ, बहुत सी भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। इसका मैं मतलब समझाता हूँ, जैसे हम मान लेते हैं श्रीलंका में क्या है, इतना छोटा-सा देश है, ठीक? वहाँ पे इतनी सारी विविधता होगी, होगी ना भाई, अलग-अलग भाषा के लोग, अलग-अलग कल्चर, इस टाइप के लोग तो रहते हैं ना, तो वहाँ पर प्रशासन सँभालने के लिए कितनी दिक्कतें आती होगी। तो अब ये सोचो कि श्रीलंका से कितना बड़ा हमारा भारत देश, तो यहाँ पर भी कितनी मुश्किलें आएँगी। तो इसको चलाने के लिए संघीय व्यवस्था तो चाहिए ना। तो इस चीज़ को हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था क्या है? तो इस सब चीज़ों के बारे में हम अभी पढ़ें। आइए संविधान से ही शुरुआत करें। एक बहुत दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ। आपको पता है कि हमारा देश भारत आज़ाद कब हुआ? 1947 15 अगस्त। उसके बाद क्या हुआ कि एक और दुखद खबर ये थी कि भारत का उस समय विभाजन भी हो गया और विभाजन होते ही एक पाकिस्तान राष्ट्र का निर्माण हुआ। तो जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ सॉरी आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। जितने भी स्वतंत्र रजवाड़े थे, जैसे कि आपने सुना होगा हैदराबाद हैदराबाद हो गया, ये सारी चीज़ और भी कई ऐसे रजवाड़े थे, जैसे जूनागढ़ हो गया। तो ये जितने भी थे रजवाड़े, ये भारत में विलीन हो गए, ठीक है? भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। हमारे भारत का जो गठन है, निर्माण है, वो संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है? आइए हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का ज़िक्र किया था, उन्हें फिर से देख लें। हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती हैं। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। एक तो संघ सरकार, जिसको हम केंद्र सरकार भी कहते हैं। तो ये बात याद रख लेना कि संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। एक तो संघ सरकार, ये जिसे हम केंद्र सरकार भी कहते हैं, और दूसरा है राज्य सरकार। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। अब जो केंद्र सरकार है, ये पूरे भारत संघ का प्रतिनिधित्व करेगी। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया, ठीक है? तो हमने देख लिया कि हमारा जो संघीय व्यवस्था क्या है। हमारे भारत में 3 अंग हैं। 3 अंग कौन? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और तीसरा हम बात करें तो ये है पंचायत सरकार, नगर पालिका, ये सारी चीज़ें, जिसको हम स्थानीय सरकार के नाम से जानते हैं, जो कि बाद में जुड़ा। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी 3 स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग-अलग अधिकार क्षेत्र हैं। जैसे केंद्र सरकार के अलग काम है, राज्य सरकार का अलग काम है, स्थानीय सरकार का अलग काम है। तो संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी सरकारों को 3 हिस्सों में बाँटा गया। ये 3 सूचियाँ इस प्रकार हैं। आप ये सब पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? एक तो पहला हमारा आ गया संघ सूची। क्या हो गया पहला? पहला संघ सूची में, जैसे कि अब ये है क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये 3 भागों में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूची है। संघ सूची में जो भी नियम कानून है, जो भी मुद्दा है, जैसे प्रतिरक्षा का मुद्दा हो गया, विदेशी मामले हो गए, इन सब पर कानून बनाने का जो अधिकार है, वो केंद्र सरकार को है, ठीक है? इस पर राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती, है ना? इस पर राज्य सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो कौन करेगी दोस्त? तो ये करेगी संघ सूची में केंद्र सरकार करेगी, ठीक है? बड़े-बड़े जो राष्ट्र के निर्माण में काम आए, जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, वही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, 3 सूची में संघ सूची पहले पढ़ लेते हैं। इसमें एक हमारा हो गया प्रतिरक्षा, दूसरा हो गया विदेशी मामले, ये सब कौन? संघ सूची में आ रहा है। बैंकिंग हो गया, उसके बाद संचार की बात करें, उसके बाद मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व को विषय हैं। ये सब क्या है? राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, जिस पर कानून बनाने का जो अधिकार है,
वो केंद्र सरकार को है, ठीक है? पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियाँ की ज़रूरत है। इसी कारण इन विषय को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषय के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है, ठीक है? तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं राज्य सूची की। अब हम बात करते हैं किसकी? राज्य सूची की। ठीक है, अब राज्य सूची में क्या आ गया? तो पुलिस आ गया, जैसे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, है ना? सब राज्यों के अपने अलग-अलग पुलिस है। ये प्रशासन को सँभालने के लिए काम आते हैं, ठीक है? एक तो अपना उनका व्यापार हो गया, व्यापार पर नियम बनाना है, कानून बनाना, व्यापार वाणिज्य हो गया, कृषि, उसके बाद सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। इन सभी चीज़ों पर राज्य सूची पर राज्य का अधिकार है, ठीक है? राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। इसके ऊपर कौन बना सकता है? राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। तो अब हम तीसरे की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जैसे कि एजुकेशन शिक्षा आ गया बेटा, उसके बाद वन और मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे वे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकार की साझा दिलचस्पी में बनेगा। तो ये समवर्ती सूची का है जहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके काम करें, जैसे एजुकेशन पे, फॉरेस्ट पे, इस पर क्या दोनों मिलके काम करें, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इन विषय पर कानून इन विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दोनों को ही है, ठीक है? समवर्ती सूची में। लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। मान लेते हैं दोनों बना रहे हैं नियम कानून, लेकिन जब आपस में भैया आपका जैसे 10-15 लोग हैं नियम कानून बनेगा तो विवाद तो होगा, टकराव तो होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच इस टाइप का अगर टकराव या विवाद हो, तो उस समय केंद्र सरकार की ही चलेगी, ठीक है? तो केंद्र सरकार के द्वारा ही जो कानून है वही मान्य होगा, ठीक है? तो राज्य सरकार की नहीं चलेगी इस मामलों में। यहाँ एक सवाल ये उठता है, जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते, उनका क्या होता है? मान लेते हैं कि और भी कोई विषय होगा जिस पर नियम और कानून बनाना होगा, लेकिन वो उस पर कौन कानून बनाएगा? उस चीज़ पर नियम और कानून कौन बनाएगा? तो ये सवाल भी उठता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जितने भी बचे हुए विषय हैं, जितने भी बचे हुए जो विषय हैं, उसके ऊपर नियम व कानून बनाने का जो अधिकार है, वो केंद्र सरकार को है, ठीक है? ना कि राज्य सरकार को। तो ये बात भी आप याद रखिएगा, जितने भी बचे-खुचे जो विषय हैं, उनके ऊपर नियम बनाने, कानून बनाने का जो अधिकार है, वो केंद्र सरकार को है। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में रहे? क्योंकि ये संविधान बनने के बाद आए। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जब हमारा संविधान बन रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो नहीं थी उस समय, लेकिन अब वो आ चुकी हैं। तो जितनी भी अब टेक्नोलॉजी वगैरह आई है, तो इस पर कानून बनाने का जो अधिकार है, वो केंद्र सरकार को है, ठीक है? हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? ये सारा पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ये जितने भी हैं बाकी बचे जो विषय जो बाकी बचे जो विषय हैं उन पर केंद्र सरकार ही अधिकार क्षेत्र में आते हैं और उन पर नियम बना सकती है, ठीक है? हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्था में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। तो आपने देखा होगा कि अब बहुत सारे राज्य हैं भैया, बहुत सारे राज्यों को बराबर का अधिकार थोड़ी ना देंगे। जैसे मान के चलो किसी को विशेष दर्जा देना हो, किसी को किसी के लिए अलग कानून नियम बनाना हो, तो ये राज्य भी डिफाइंड है। जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़ इन सब पे विशेष नियम व कानून बनते हैं। इस पर ज़्यादातर कंट्रोल जो है वो होता है केंद्र सरकार का। अब जैसे मैं राज्य की बात करूँ तो राज्य में जैसे उत्तर पूर्वी राज्य हैं जैसे नागालैंड, मिज़ोरम या मणिपुर इन सब पर असम वगैरह पे इनके लिए एक अलग कानून है क्योंकि वहाँ के लोग थोड़ा-सा अलग कल्चर रखते हैं अपने पास, है ना? अब मध्य भारत की बात करोगे और नॉर्थ भारत की बात करोगे तो इनसे तो थोड़ा डिफरेंट है वो लोग, तो उनके लिए भी एक तरह से एक नया कानून है, जो कि विशेष राज्य के दर्जा के रूप में उनको माना गया है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है जैसे कि असम, तो ये आप याद रख लीजिए। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम
अपनी विशिष्ट सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। ठीक है, तो इनको कौन से अनुच्छेद के तहत 371 कौन से आर्टिकल 371 के तहत इनको एक तरह से एक विशेष अधिकार और विशेष लाभ दिया है ताकि इसके अकॉर्डिंग चल सके, क्योंकि उनकी सामाजिक गतिविधि अलग है थोड़ी, है ना? और लोगों से अलग है, उनका 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 ऐतिहासिक परिस्थिति अलग है, तो उनको अलग से आरक्षण दिया गया है एक तरह से, ताकि वहाँ पर कुछ गलत काम ना हो जाए। अब जैसे कि ये विशेष जो शक्तियाँ हैं स्वदेशी लोगों, उनकी संस्कृति, सरकारी सेवाओं में अधिमान्य रोजगार के भूमि अधिकारों के संरक्षण संबंधों में स्पष्ट रूप से उपयोगी हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके लिए ज़रूरी हैं। भारतीय संघ की इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार हैं। हमारे भारतीय संघ के और भी कुछ इकाई है जिनको बहुत ज़्यादा कम अधिकार हैं, जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, इन सबको काफ़ी कम अधिकार है, ठीक है? जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते, जो स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते, जैसे दिल्ली क्या पूर्ण राज्य बन रही है? नहीं बन पा रही है ना? चंडीगढ़ क्या बन रही है? नहीं बन पा रही है, वहाँ पर केंद्र सरकार पूरा कंट्रोल जमाए बैठे हैं। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है, ऐसा नहीं है किसी प्रांत में डाल दें, जैसे चंडीगढ़ है, हम प्रॉपर हरियाणा में भी डाल सकते हैं, पंजाब में भी नहीं डाल सकते, ठीक है? जैसे लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली, अब देश की राजधानी दिल्ली है, तो उसको हम कैसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर दें? क्योंकि सारा काम जो है सरकार के बड़े-बड़े भवन, बड़े-बड़े मुख्यालय, ठीक है? तो ये सब कहाँ पर है? ये सब है हमारे दिल्ली में, राजधानी में। तो अब हम क जो कोई यहाँ का अगर मुख्यमंत्री बनता है, तो वो सारा कंट्रोल अपने पास ले लेगा। तो ऐसे में केंद्र सरकार तो अपने नियम व कानून बहुत एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसी वजह से दिल्ली को एक तरह से केंद्र सरकार के अंदर रखा गया है। जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं, ठीक है? दिल्ली जैसे इलाके, और इन्हें शासित प्रदेश कहा जाता है, ठीक है? दिल्ली हो गया, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि इन पर कंट्रोल किनका है? तो केंद्र सरकार का कंट्रोल है। इन इन क्षेत्रों को राज्य वाले अधिकार नहीं है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सबको जैसे अधिकार है राज्य के अकॉर्डिंग, वैसे ही दिल्ली और चंडीगढ़, लक्षद्वीप वालों को उतने अधिकार नहीं। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है? केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का ये बँटवारा हमारे संविधान के बुनियादी बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बँटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद या इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती है। अगर मान के चलो, जैसे शक्तियों का बँटवारा कर रहे हो, तो इसमें जो बदलाव है कि भैया किसको कितनी पावर मिलनी चाहिए, राज्य को कितनी पावर मिलनी चाहिए, या फिर अ एक केंद्र शासित प्रदेश को कितनी पावर मिलनी चाहिए, क्या इसका निर्णय कोई एक संस्था कर सकती है? कोई एक सरकार काम कर सकती है जैसे संसद कर सकती है? तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर हमें राज्य सरकार से सहमति की भी ज़रूरत है और केंद्र सरकार की सहमति भी ज़रूरी है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाएगा। पहले संसद आपको पता ही है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इन तीनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाएगा। फिर कम से कम आधे राज्यों के विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होगा। कोई कानून और नियम अगर इस टाइप का बदलाव करना है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है? ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पढ़ना है। कम से कम आधे राज्य का विधानसभा से मंजूरी भी मिलना बहुत ज़रूरी है, तब जाके कुछ आप बदलाव कर सकते हो। सबसे पहले संसद, फिर दूसरा आपका क्या हो गया? आधे राज्यों से, संसद के कितने? 2/3 बहुमत से, और कम से कम आधे राज्य के विधानसभाओं के मंजूर भी चाहिए। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल, कानून हो गया और इन सब की देखरेख, नियम, कानून, संविधान, इन सब का देखरेख कौन करता है? तो हमारी न्यायपालिका करती है, उनपे उनका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। शक्तियों के बँटवारे के संबंध में अगर कोई विवाद होने की हालत हालत में फैसला उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। अगर मान लेते हैं शक्तियों का बँटवारा हो रहा है जैसे राज्य और केंद्र सरकार में, ठीक है? तो ऑलरेडी हमने ये ज़िक्र कर लिया है, लेकिन फिर भी आप सुन लो। जैसे कोई बँटवारा, जैसे शक्ति का बँटवारा करना हो राज्य और केंद्र सरकार के बीच में, और इस पर कोई विवाद हो जाए, तो इस विवाद का जो हल है, वो या तो हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, या तो सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकती है इसका समाधान। सरकार चलाने और अपनी ज़िम्मेवारी का निर्वाह करने के लिए ज़रूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार है।
ठीक है? तो यहाँ पर हमने देख लिया भैया, अब सरकार को तो चलाना है ना भाई, चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो ये पैसा आएगा कहाँ? तो हम टैक्स लगाते हैं, कर लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो राजस्व है, टैक्स है, वो लगाने का जो अधिकार है, वो केंद्र सरकार को अलग दे रखा है और राज्य सरकार को अलग दे रखा है, ठीक है? संघीय व्यवस्था कैसे चलती है? सॉरी, ये हमारा टॉपिक है। हमने ऑलरेडी पहले भी हमने संघीय व्यवस्था के बारे में पढ़ लिया है और हम अब ये जानेंगे कि आखिरकार ये चलती कैसे है। तो एक बार रीडिंग कर लेते हैं दोस्त। संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं। ठीक है भैया, संवैधानिक प्रावधान तो होने चाहिए, बिल्कुल नियम कानून होने चाहिए, ये सारी चीजें तो होनी चाहिए। लेकिन अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है, तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधान भर का होना ही नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। इसी से संवाद की इसी से संवाद की भावना, विविधता का आदर और संग साथ रहने की इच्छा का हमारे देश का साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है। आइए कुछ प्रमुख बातें पर गौर करें, जिनसे पता चलता है कि काम किस तरह हो पाया है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि भैया कि जो संवैधानिक प्रावधान हमने देखे संघीय व्यवस्था के, क्या ये सिर्फ प्रावधानों में ही प्रावधानों तक ही सीमित है? तो ऐसा नहीं है। क्या ये सैद्धांतिक तौर पे सीमित है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हमने इसको व्यवहारिक में नहीं अपनाया, है ना? अगर हमने प्रैक्टिकली नहीं अपनाया, तो भैया सारे नियम व कानून सब बेकार है। इसी तरीके से इसमें बोल रहा है, क्योंकि हम अ, नियम मानने वाले कौन? लोग हैं, जनता है ना? अलग-अलग भाषा के लोग, अलग-अलग धर्म के लोग जब एक साथ रहते हैं, तो उनके अंदर एकता का भाव आता है और एक-दूसरे के प्रति सम्मान का भाव आता है। तो यही चीज़ें तो बताती है कि हम कितने आदर्श तरीकों के और एक साझा तरीके से रह रहे हैं, तो ठीक है। तो एक सैद्धांतिक रूप अलग है, लेकिन रियल में व्यावहारिक तौर पे अगर देखा जाए, तो व्यावहारिक तौर पर अगर देखा जाए, तो हम लोग ही नियम व कानून को मानते हैं और ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी है, जिस वजह से जो हमारा क्या था संघीय व्यवस्था है, वो चीज़ हम मानते हैं। ठीक है? सॉरी। अब क्या है भाषाई राज्य, क्या हुआ कि जब एक बार मैं आपको थोड़ा-सा एक बार मैप की तरफ ले जाऊँगा। अ, देखो, ये जो हमारा प्यारा भारत है, पहले कुछ इस तरह से दिखता था। कब की बात है ये? ये है 1947 का भारत, ठीक है? तो उस समय आप देखो कितना बड़ा मैप है। इसमें अगर मैं अब यहाँ पे कोई राज्य है? बिल्कुल भी नहीं। आप यहाँ पे नहीं ढूँढ सकते कि भैया कि कर्नाटक कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है? ये सब राज्य नहीं थे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश ये सब नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि राज्य का निर्माण हुआ ही नहीं था। जब संघीय व्यवस्था आएगी जभी तो राज्य का निर्माण होगा, जभी तो प्रशासन का एक तरह से विकेंद्रीकरण होगा। तो यही सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। देखो पहले क्या था, संयुक्त प्रांत थे, बिहार था, उसके बाद मध्य प्रांत, फिर हैदराबाद, मैसूर, मद्रास, उड़ीसा, ये सारे थे। देखो पहले पाकिस्तान क्या है, यहाँ से अलग है क्योंकि विभाजन हो गया था। इधर ये हमारा बांग्लादेश। तो यही सारी चीज़ें थी पहले। पहले कुछ राज्य ऐसे राज्य नहीं बनी थी, ठीक है? तो अब चलते हैं टॉपिक पे। भाषाई राज्य, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश के लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। अब सच में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, मान के चलो, कोई अगर कन्नड़ बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, तो ये सारी भाषा बोल रहे हैं, तो ये मान के चलो भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण करना था। क्योंकि इस आधार पर भाषा के आधार पर राज्य की डिमांड जो है, ये पहले आंदोलन भी चल रहे थे इसके, कि भैया हमें अलग राज्य चाहिए, हमें अलग राज्य चाहिए, इस राज्य का निर्माण कर दो। तो इस टाइप की डिमांड और आंदोलन चल रहे थे। इसी तरह हमने देखा कि तेलंगाना का निर्माण हुआ, है ना? जैसे यहाँ पे हम बात करें कि बिहार से अलग हुआ झारखंड, तो हो सकता है भाषा के आधार पर या हो सकता है कि सरकार जो है उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। अब जैसे मान के चलो एक क्षेत्र है, एक बड़ा-सा क्षेत्र है, मान लेते हैं। उस बड़े से क्षेत्र में
आप अगर 70% या 30% अगर आप किसी विशेष क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान दोगे, बाकी जो 30% है, वो रह जाएगा, तो अपने आप को एक तरह से वंचित महसूस करेगा, ठीक है? और जब वो वंचित महसूस करेगा, तो कहीं न कहीं उनके अंदर एक भाव आएगा कि भैया हमारी तो यहाँ पर कुछ चलती ही नहीं है। तो इस वजह से क्या करते हैं वो लोग आंदोलन करते हैं और जब आंदोलन करते हैं, तो वो अलग राज्य की डिमांड करते हैं और डिमांड करने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। या तो भाषा के आधार पर हो सकता है, या तो एक विकास के आधार पर हो सकता है। तो बहुत सारे कल्चर ये बहुत सारी फैक्टर होते हैं जो हमारे भाषा के आधार राज्य से या फिर एक क्षेत्र से दूसरे अलग होने के लिए होता है, ठीक है? तो एक तरह से बहुत कठिन है। तो हुआ यूँ कि भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। जब हमारा देश था, भारत आज़ाद हुआ, तो हमने ये देखा कि कई-कई जगह राजतंत्र थे, है ना? कई तो एकात्मक पद्धति थी, लेकिन हमारे देश ने अपनाया लोकतंत्र, ठीक है? उस वक़्त से लेकर सन 2019 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें, तो इस अवधि में आए बदलाव को देखकर एक बारगी आप आश्चर्यचकित रह जाएँगे। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए और कई नए प्रांत बने। बिल्कुल, अभी हमने 1947 का मानचित्र जब देखा, तो हमने ये देखा कि अब के प्रांत मतलब राज्य और आज के समय अगर आप मानचित्र देखोगे, तो जो पुराने वाला मानचित्र है, उसमें कहीं जो जगह है कई प्रांत हैं, वो गायब हो चुके होंगे, या तो उसका परिवर्तन हो गया होगा, या तो वहाँ पर एक नए राज्य का गठन हो चुका होगा, ठीक है? कई नए प्रांत बनाए गए, कई प्रांतों की सीमाएँ, क्षेत्र व नाम बदल दिए गए, ठीक है? उनके बॉर्डर, उनका क्षेत्र, इन सब के भी नाम चेंज कर दिया गया। नए राज्य को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई कई पुराने राज्यों की सीमाएँ बदली। अब हम नया राज्य बनाएँगे, तो कुछ सीमाएँ में भी तो परिवर्तन करेंगे ना। तो ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएँ। अब ये हमने एक ये राय रख दिया कि भैया जो वहाँ के जो मान लेते हैं कोई एक अलग टाइप के जो भाषा बोलते हैं, तो वो जो जितने भी भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनको एक अलग राज्य दे दिया जाए। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयता या एथनिसिटी की विभिन्नता को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। इनमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। तो यहाँ पर हमने देखा नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड इन सब का निर्माण भी हुआ। तो निर्माण होने के जो हैं कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे सामाजिक कारण हो सकता है, जाति वाले कारण हो सकते हैं, उनका भूगोल अलग है, उनका कल्चर अलग है, तो इस आधार पर भी हमने राज्य का निर्माण किया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की बात उठी, तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था, इससे देश टूट जाएगा। बिल्कुल भैया, ये डर है। अब हमारे देश में कितने सारे जो लोग हैं वो अलग-अलग प्रकार की भाषा बोलते हैं। क्या सबको ऐसे भाषा के आधार पर राज्य बना दिया जाए? तो ऐसे तो पता नहीं हज़ारों राज्य बन जाएँगे। हज़ारों राज्य बन जाएँगे, 100 के 100 राज्य बन जाएँगे। तो ऐसे में क्या होगा? हमारा देश का विभाजन हो जाएगा, छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट जाएगा। तो ये एक समाधान नहीं था। ठीक है, हमने इधर आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर हमने गठित कर दिया, लेकिन अगर हर कोई ऐसे डिमांड करने लग गया भाषा के आधार पर, तो ऐसे में क्या होगा? देश में जो होगा अखंडता कहीं न कहीं अखंडता को तकलीफ पहुँचेगी, ठीक है? अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं कि केंद्र सरकार ने ऐसी इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था, पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ। हमने भाषा के आधार पर राज्य बनाए, तो वो ज़्यादा एकीकृत हुआ, मतलब एकता आई और स्ट्रॉन्ग भी बहुत ज़्यादा हुआ। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गया। पहले के समय और जो अब के समय जो प्रशासन चला रहे हैं, वो ज़्यादा सुविधाजनक हो गया। तो एक बार आज देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं मानचित्र। ये देखो हमारा भारत का राजनीतिक मानचित्र। तो अब हमने देख लिया लद्दाख, उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर आपका हो गया उड़ीसा, ठीक है। ये महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, राजस्थान। हमने एक तरह से अब देखो राजस्थान में अलग भाषा चलता है, गुजरात में गुजराती चलती है ना? आंध्र प्रदेश में यहाँ पर देखोगे उड़ीसा में उड़िया भाषा चलती है, ओडिसी जो भी हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाषा के आधार पर राज्य बनाया और इससे क्या हुआ प्रशासन चलाना और भी ज़्यादा सरल हो चुका है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब हमारी जो भाषा नीति थी कैसी थी एक बार देख लेते हैं।
भारत के संघीय ढांचे को दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्र भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। अब हमारे संविधान में एक भाषा को कोई राष्ट्र भाषा का दर्जा नहीं दिया। अगर मान लेते हैं, क्या आप लोग ये सोचोगे कि भैया जो हिंदी है वो राष्ट्रभाषा का दर्जा होना चाहिए था? ये भाई मानते हैं आपकी बात, लेकिन जिनको हिंदी नहीं आती वो क्या करेंगे? उनके साथ तो भैया एक तरह से भेदभाव हुआ ना, कि जो जो तमिल है जो इधर तमिल है, तमिलनाडु की तरफ चले जाओ, कर्नाटक की तरफ चले जाओ, इधर आप उत्तर पूर्वी राज्यों में चले जाओ, मिज़ोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, क्या वो लोग हिंदी जानते हैं? नहीं जानते। तो एक तरह से हमने किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया। हिंदी को राजभाषा राजभाषा माना गया। हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है, इसीलिए अन्य भाषाओं को संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए। तो हमारे भारत में 40% ही लोग हिंदी बोलते हैं। क्या अब बाकी 60% क्या? इसीलिए हमने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया। हाँ, ठीक है, हमने हिंदी को राजभाषा मान लिया। क्यों? क्योंकि जितने भी सरकार के जो कार्य होंगे, वो कहीं न कहीं हिंदी भाषा में होगा, और दूसरा हमने जो भाषा चुना, वो हमने चुना इंग्लिश। ठीक है? तो संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। जितनी भी इसके अलावा हिंदी के अलावा जो 22 भाषाएँ थीं, उनको अनुसूचित भाषाओं को दर्जा दिया गया। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। ठीक है? तो यहाँ पर हमने देखा कि वो केंद्र सरकार है और 22 भाषा में जिसको भी अगर देना हो वो अपनी भाषा देता है। आपने देखा होगा कि जब संसद पे बातचीत चलती है तो कोई अपने भोजपुरी में, तो कोई तमिल में, तो कोई कन्नड़ में अपनी-अपनी कहीं न कहीं भाषा वो बोलते हैं। दे सकता है बशर्ते उम्मीदवार उसको विकल्प के रूप में चुने। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएँ होती है, जैसे कि राज्य की अपनी भाषा होती है। जैसे बिहार की बात करें तो बिहार की अपनी राजभाषा क्या है? हिंदी और उर्दू, क्योंकि उर्दू भी वहाँ बोली जाती है, क्योंकि मुस्लिम एरिया है वहाँ पर, है ना? राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता था। जितने भी जो राजनीतिक से जुड़े काम होते थे ऑफ़िशियली, वो एक कहीं न कहीं एक हिंदी भाषा इनकी होती थी, ठीक है? उनका अपना-अपना भाषा है। अगर अगर राजकीय पार्ट चलाना है तो वो अपना पर्सनल भाषा हो सकता है, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, चेन्नई, इन सबका अपना भाषा। श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए। ऐसा मतलब जब हमारा संविधान बना तब हमने ऐसा मान लिया। हमने मतलब एक टारगेट रखा था कि भैया 1965 में हम एक अंग्रेजी का जो प्रयोग है पूरी तरह से बंद कर देंगे। और अनेक गैर हिंदी भाषा प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। अब और भी जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि भैया अगर आप अंग्रेजी को अगर हटाते हैं, तो ऐसे में जो हिंदी नहीं जानते, जो गैर हिंदी भाषी हैं, वो तो हिंदी समझ नहीं पाएँगे। तो ऐसे में कई राज्यों में ये डिमांड चली कि भैया अंग्रेजी भाषा को नहीं हटाना चाहिए। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप भी ले लिया था। तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा उग्र रूप, काफ़ी सीरियस हो गया था मैटर कि भैया नहीं, इंग्लिश को नहीं हटाना। तो केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी को भी राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। अब क्या हुआ? केंद्र सरकार का जितना भी कामकाज है, वो सारा या तो हिंदी में होगा या तो इंग्लिश में होगा, ताकि सभी लोगों की उम्मीद के तौर पे हम देख सकते हैं, क्योंकि कई लोग जो है वो इंग्लिश तो कॉमन हो गया एक तरह से, हिंदी कॉमन नहीं, इंग्लिश तो सभी लोग समझते हैं। साउथ में चले जाओ तो वो इंग्लिश ज़्यादा समझते हैं, तो इसीलिए हमने क्या करा कि इंग्लिश को भी हमने एक ऑफ़िशियली लैंग्वेज रख दी। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुंचेगा और राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब ये नहीं केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है। क्या आप हिंदी थोप सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई किसी भाषा में है, तो क्या उसको हम हिंदी थोप सकते हैं कि भाई तुम हिंदी बोलो? अगर तुम्हें राजनीतिक व्यवस्था या केंद्र सरकार का अगर कोई भी कार्य करना है, सरकार के अंग के रूप में या फिर सरकार का कार्य करना है, तो हिंदी आनी चाहिए। हम ऐसे किसी को थोप नहीं सकते हैं। जहाँ लोग कोई और भाषा बोलते हैं, अब मान के चलो कोई बंगाली बोल रहा है, तो उसको हम हिंदी थोड़ी बोलेंगे कि भैया तुम हिंदी बोलो, तभी आप सरकार का
कार्यभार संभाल सकती हो। तो भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुँचने से बच गए। तो श्रीलंका में आपने देखा होगा सिंहली, तमिल इन सब में अभी भी विवाद चलता ही रहता है, ठीक है? अब देखते हैं केंद्र राज्य संबंध। अब हम पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध। सॉरी। केंद्र राज्य संबंधों में लगातार ये बदलाव बदलाव का ये उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविक में कैसा रूप लेगी, ये ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा है। हमने देख ठीक है। इसका व्यवहारिक मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्यों में अलग-अलग दलों की सरकारें रही, तो केंद्र सरकारों ने राज्यों के अधिकारों को अनदेखा करने की कोशिश की। अब देखो यहाँ पर कुछ नकारात्मक पॉइंट आएगा कि केंद्र राज्यों के संबंध में ये हुआ कि अगर ये मान लेते हैं कि केंद्र सरकार में जिसकी सरकार बन रही है, हो सकता है एग्जाम्पल आप किसी भी पार्टी को ले सकते हैं। कोई एक पार्टी मान के चलते हैं, अभी बीजेपी की सरकार है और राज्य स्तर पर अगर देखें कि वो अलग पार्टी का है या फिर हो सकता है कांग्रेस का हो या फिर किसी और पार्टी का भी हो सकता है, वो आम आदमी पार्टी या फिर आपका पीछे साउथ में कई सारी क्षेत्रीय पार्टी है, उसका भी हो सकता है। क्या ऐसे में क्या होता है कि जो जिन राज्यों में केंद्र सरकार में जो राजनीतिक दल है, वो दल अगर अन्य राज्यों में नहीं है, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत टकराव होने लगता है। ठीक है। तो कभी-कभी मतलब ऐसे में क्या होता है केंद्र राज्यों में लड़ाई या झगड़ा होते रहता है, तो ये थोड़ा विवाद रहता है, ठीक है। जब केंद्र एक मिनट जब केंद्र और राज्य में अलग-अलग दलों की सरकारें रही, तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों का अनदेखा करने की कोशिश की। अब मान के चलो कि केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार है और राज्य में कोई एक राज्य ले लेते हैं सिंपल जिसमें कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसे में बीजेपी सरकार जो है वो कांग्रेस सरकार पर कैसे ध्यान देगी? ठीक है, एग्ज़ाम्पल लिया है, आप ऐसा मत सोचना, ठीक है? इन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधान का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। होता यूँ था कि अगर कांग्रेस की सरकार अगर केंद्र में है और यहाँ बीजेपी की सरकार है, तो कोई एक अन्य सरकार जो होता है, दूसरी पार्टी के जो विपक्षी दल होता है, कहीं न कहीं उनको भंग करने की कोशिश करता है, ठीक है? अगर केंद्र में भी कांग्रेस और राज्य में भी कांग्रेस तो दोनों मिलके चलेंगे। लेकिन अगर केंद्र और राज्य में अलग-अलग पार्टी की सरकार होगी, तो अनबन तो लगा रहेगा भाई और वो कहीं न कहीं इंटरफेयर करेंगे, वो उनको आगे बढ़ने से रोकेंगे, उनकी नीतियाँ की आलोचना करेंगे और कहीं न कहीं उस सरकार को भंग करने का काम करती है। ठीक है? यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। तो ये एक तरह से संघवाद के खिलाफ था, ठीक है? संघवाद में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि पावर को शेयर करना, शक्तियों का बँटवारा करना, एक-दूसरे में इंटरफेयर ना करना, किसी भी सरकार के अंग में सब अपने-अपने कार्य में स्वतंत्र हैं। लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार जो है, अपने सत्तारूढ़ जो जो पार्टी होती है, कहीं न कहीं उसकी वो आलोचना करती है और उसका विरोध करती है। 1990 के बाद से ये स्थिति काफ़ी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। हुआ यूँ कि क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और ये दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। तो उस समय क्या हुआ कि गठबंधन सरकार क्या होती है जैसे क्षेत्रीय दल, एक साधारण तौर पे मैं आपको बताऊँ कि अगर किसी भी नॉर्मल मान लेते हैं किसी भी विधानसभा में अगर 70 सीटें होती है तो 70 में से 70 का आधा 35 प्लस 1 36 जो 36 लाएगा वही सरकार बनाएगा। अगर मान के चलो कि 36 अगर कोई नहीं लाता है तो क्या होता है कि क्षेत्रीय जितने भी और भी कई सारी जो पार्टी हैं, अगर उनको वो विधानसभा का जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र में उनको अगर जीत हासिल हो जाती है, तो कहीं न कहीं और इनको अगर 36 है, 36 नहीं का 36 का आंकड़ा अगर पूरा नहीं किया, तो कहीं न कहीं इसमें क्या होगा, उनको वहाँ से उनके साथ सपोर्ट लेके सरकार बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि क्षेत्रीय दल के उदय से गठबंधन सरकार की डिमांड भी बहुत ज़्यादा होने लगी, क्योंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला।
इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियां का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। सिंपल सी बात है। अभी हमने देखा कि लोकसभा का चुनाव हुआ, ठीक है, पिछले साल हमने देखा लोकसभा का चुनाव हुआ। उस चुनाव में क्या हुआ कि जो बीजेपी की जो सरकार है, वो आई थिंक 272 सीट लाना था और वो नहीं ला पाई और कुछ उससे कम ही रह गया। तो जिस वजह से उन्होंने क्या करा, क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया और जब क्षेत्रीय जैसे कि नीतीश कुमार हो गया पीछे, इधर तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर थे, उनसे भी गठबंधन किया, तब जाके उनकी सरकार बनी। अगर वो क्या कर ले, अगर वो सपोर्ट ना करे तो इनकी सरकार बनेगी नहीं। अब जब सरकार बन गई है तो वो मिल-जुल कर काम करते हैं। अब क्या हुआ, क्षेत्रीय दलों की मान-सम्मान भी और उनकी इम्पोर्टेंस भी धीरे-धीरे बढ़ने लगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकार की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना और केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। अब भैया केंद्र सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती। इस प्रकार अगर मान के चलो केंद्र सरकार अगर अपनी मनमानी करेगी तो वो जो अपना पक्ष है या फिर अपनी सीटें है वो अपनी तरफ खींच लेंगे और जब सीटें ही उनमें शामिल नहीं करना चाहेंगे तो अगला सरकार बनेगी कैसे। ठीक है, इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज्यादा प्रभावी है आज के समय में। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। अब देखो राज्य कुछ शक्तियां मांग रहे हैं, यहाँ पर राज्यों की शक्तियां हैं। अब ये देखो गठबंधन सरकार में क्या होता है, मान लेते कि भैया यहाँ पर प्रधानमंत्री जी साहब जी बैठे हुए हैं, तो प्रधानमंत्री ऐसे नहीं बन गए क्योंकि उनको बहुमत लाना था, 272 लाना था, लेकिन वो नहीं ला पाए। जिस वजह से ये देखो ये पॉइंट आपको दिख जाएगा, ये वाले पॉइंट, इन्होंने भी सपोर्ट किया, इन्होंने भी सपोर्ट किया और इन्होंने भी सपोर्ट किया और इन्होंने भी सपोर्ट किया, तब जाके ये प्रधानमंत्री बन पाए हैं। और ये अगर अपना सपोर्ट खींच ले तो भैया फिर तो गए, फिर तो प्रधानमंत्री या फिर बहुमत हासिल कर ही नहीं पाएंगे, जिससे सरकार बन नहीं पाएगी। तो अब इनको इन सभी की सुननी पड़ेगी, जिससे क्षेत्रीय दल को एक तरह से बल मिलेगा। ठीक है, तो यही सारी चीजें, आगे बढ़ते हैं। ये भाषा है भारत की अनुसूची भाषा जो 22 भाषा थी, क्या कितनी % बोली जाती है, ये बात देख लेना। ठीक है, आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं कि भारत में विकेंद्रीकरण। अब भारत में विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है, तो ऑलरेडी मैं एक बार मैं बता देता हूं आपको कि जैसे केंद्र में पावर है, तो केंद्र से पावर हमने क्या करा, राज्य को पावर दिया। अब एक राज्य का जो पावर है, इन दोनों का जो पावर है, वो हमने कहाँ दिया, स्थानीय सरकार को दिया। मतलब कि जैसे कि पंचायत, नगर पालिका आपने देखा होगा, इनको भी तो भैया पावर चाहिए ना। जब 1992 में एक नई बॉडी बनी जिसको लोकल बॉडीज कहते हैं, स्थानीय सरकार कहते हैं। जैसे आपके गांव सब में होगा पंचायत, शहर में चले जाओगे तो आपको नगर निगम मिल जाएगा। तो ये तीसरी बॉडी है, यहाँ पे तीसरी बॉडी तक एक तरह से पावर को देना। ठीक है, पावर शेयर करना, तो एक तरह से विकेंद्रीकरण है, शक्तियों का एक तरह से विकेंद्रीकरण करना। एक बार देख लेते हैं क्या है। हमने अभी पढ़ा है कि संघीय सरकारें 2 या अधिक स्तरों वाली होती है, बिल्कुल। अभी हमने पढ़ा था कि जो संघीय सरकार होती है ये तो 2 स्तर वाली होती है, केंद्र और राज्य। हमने अपने देश में 2 स्तरों वाली सरकार की चर्चा की है, पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता। बिल्कुल, कैसे चलेगा? सिर्फ 2 स्तर की है सरकारें और जो जनता है, जनता की जो समस्या है वो कई बार जो होता है वो सरकार के पास नहीं पहुँच पाता है, ठीक है? तो भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देश से भी बड़े हैं। भारत के जितने भी राज्य हैं, वो दूसरे अगर यूरोप की बात करोगे, यूरोप देश से भी तो हमारे भारत के जो राज्य बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है। अगर पॉपुलेशन की बात करो तो देखो रूस कितना एरिया में कितना बड़ा है, लेकिन जनसंख्या जो उसकी है वो उत्तर प्रदेश से भी क्या है, कम है। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी और तौर पर विविधताओं से भरे हैं। अगर हम देखें भारत के अनेक राज्य खुद भी, राज्य में भी हमने देखा बहुत सारी विविधता होती है। इसी प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की जरूरत है। बस यही है विकेंद्रीकरण।
सत्ता का शक्तियों को तो बाँटेंगे ना, बाँटना कहाँ है? एक तरह से तीसरे में, अभी हमने 2 अंग पढ़ लिया, राज्य सरकार में हमने 2 के बारे में चर्चा करा। एक तो हमने पढ़ा केंद्र सरकार, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा हमने क्या पढ़ा? राज्य। और तीसरा अभी हम पढ़ेंगे। तो इन दोनों के पास तो पावर है। अब ये सारी पावर, सारी तो नहीं, अब इनको कुछ-कुछ पावर मिल जाएगी, ताकि ये डायरेक्ट जनता से जुड़ सके, ठीक है? इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता का बाँटने की ज़रूरत है। राज्य में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तर पर करने की ज़रूरत है, जिससे तीसरा स्तर स्थानीय सरकार का हो। तीसरा स्तर किसका हो? स्थानीय सरकार का, ठीक है? तो ये आप पॉइंट पता याद रख लेना, ठीक है? और यह प्रांतीय स्तर की सरकारें के नीचे हो, ठीक है? नीचे का मतलब ये हुआ कि जैसे केंद्र सरकार सबसे ऊपर, फिर बीच में राज्य सरकार, और राज्य मतलब प्रांतीय सरकार के जो नीचे है वो होता है स्थानीय सरकार। तो भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया। तो समझ में आ गया? तो भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे एक यही तर्क दिया कि इतने सारे लोग हैं, इतनी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, तो ऐसे में आप सिर्फ 2 स्तर की सरकारें नहीं चला सकते हो। 2 स्तर के तौर पर आप सरकारें नहीं चला सकते हो। जनता से आपका कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है, जनता की क्या समस्या है, जनता को कौन-कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये हमारे प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आएगा। क्योंकि बहुत वो निचले स्तर पर है। एक ग्रामीण गाँव में जाओगे या गाँव में कोई छोटा-सा मुद्दा हो, चाहे वो पानी की सिंचाई हो, है ना? या फिर और भी कई सारी प्रॉब्लम हो, क्या वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री साहब के पास जाएँगे? तो ऐसे इस नियम को चलाने के लिए एक तरह से इस ढंग को ठीक करने के लिए हमने एक तीसरा अंग बनाया जिसको बोला स्थानीय सरकार। जिसको आप ये जानते होंगे कि एक जैसे नगर पंचायत होता है, उसके बाद गाँव में मुखिया होता है हमारा, सरपंच वगैरह आपने देखा होगा। तो ये सब क्या है? स्थानीय सरकार के हिस्सा है। स्थानीय सरकार भी 3 अंगों में विभाजित है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। बस आप इतना जान लो कि शक्तियों का एक तरह से अ तीसरे अंक तक ले जाना, कि पहला तो केंद्र से राज्य, फिर राज्य से हमारा कहाँ गया? स्थानीय सरकार के पास, ठीक है? इसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकार का संघीय ढाँचा सामने आया और तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है। जब केंद्र और राज्य की सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है, यही चीज़ें हम ज़िक्र कर रहे थे। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर हमने स्थानीय सरकार को दे दी, तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? यहाँ से, ठीक है? कहाँ पर? केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है, तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दे और समस्या को निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। गाँव में अगर जैसे हम शहर की बात करें, कि शहर में अगर किसी को प्रॉब्लम है, तो वो अपने पास के जो सरकार का अंग होता है, कौन होता है? नगर निगम होता है। आप वहाँ चले जाओ, एक पार्षद के पास, निगम पार्षद के पास, और अपनी समस्या बता दो, क्योंकि वो हमारे बहुत करीब है। लोगों को अपने इलाके की समस्या को बेहतर समझ होती है, बिल्कुल। लोगों को अपने इलाकों के आस-पास वो ज़्यादा समझते हैं कि हमारे इलाके में समस्या क्या है। लोगों को इस बात का भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह से किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। अब डायरेक्ट लोग क्या होंगे? लोग इकट्ठा होंगे भैया। अब मान लेते हैं कि जैसे गाँव वगैरह में आपने देखा होगा मुखिया वगैरह होते हैं, तो आपस में एक लोगों का समूह बनाते हैं और उन्हीं लोगों से पूछते हैं कि समस्या क्या है? क्या प्रॉब्लम है ना? तो उसको उसी प्रकार से हम समाधान करते हैं। तो एक तरह से क्या हो गया? इनका कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है? प्रत्यक्ष रूप से जनता से उनका मिलना हो गया। प्रत्यक्ष रूप से हमने ये जान लिया कि भैया गाँव में प्रॉब्लम क्या है। तो ये सब सारी चीज़ें हमने देख ली और इसी चीज़ का समाधान करने के लिए स्थानीय सरकार का गठन किया गया है। ठीक है?
इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो पाया। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। इससे अब क्या होगा, लोकतांत्रिक भागीदारी भी बढ़ेगी। लोग क्या होंगे, लोकतंत्र में या राजनीतिक में हिस्सा बनेंगे। स्थानीय सरकारों की स्थापना शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। खुद का शासन। विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई। बिल्कुल, आपको 1992 में, थोड़ा डेट लिख देता हूं मैं, 1992 और एक था 1993। ये हमने पंचायत एक तरह से, और ये है शहर वाला है, तो इसको हम कहते हैं नगर निगम। ठीक है, नगर पालिका। तो ये तो अब अपना लिया गया था संवैधानिक तौर पर। ठीक है, उसके बाद इसके बाद से गांव और शहर के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें हुई। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत था। तो हमने देख लिया कि गांव में आखिरकार जो है वो गांव के स्तर पर क्या था, ग्राम पंचायत, और शहर में क्या था, नगर पालिका। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई स्थानीय सरकार में क्या हुआ कि गांव के, अगर गांव आप जाओगे तो ग्राम पंचायत होता है, उसमें मेन होता है सरपंच, मुखिया, ये सब। नगर पालिका में जाओगे तो नगर पालिका में क्या होगा, नगर निगम। पर इन्हें राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण में रखा गया है। अब ये दोनों ही किसके नियंत्रण में है, तो राज्य सरकार के नियंत्रण में है। तो ये एग्जाम में भी पूछ लेता है कुछ कि नगर पालिका या फिर जो गांव के जो ग्राम पंचायत है ये किसके नियंत्रण में है, तो ये है सीधा राज्य सरकार के नियंत्रण में। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इनके पास ना तो अपना कोई अधिकार था और ना ही संसाधन। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का हुआ था। पहले तो एक तरह से फॉर्मेलिटी से चीजें चल रही थी कि ठीक है, उनका ना चुनाव हो रहा है, ऐसे ही टाइम पास हो रहा है, कोई भी मुखिया बन रहा है, मतलब ना तो भैया उनके पास संसाधन है, ना कुछ है ऐसा कुछ, तो ऐसे में कैसे चलेगा। तो अभी मैंने आपको बताया ना 1992 में, तो हुआ यूं कि वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। 1992 में इसको संविधान में जोड़ दिया गया। और भैया अब तो ये जरूरी हो गया ना, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बन गया। अगर कोई भी चीज अगर संविधान में जुड़ जाए तो ये मान के चलो कि भैया वो तो होगा शक्तिशाली और वो ज्यादा प्रभावी भी हो जाएगा। तो आप ये चीज मान लो। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनावी नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता थी। अब तो भैया राज्य को जो है अब तो चुनाव करवाना पड़ेगा, क्योंकि बाध्यता है, क्योंकि अब संविधान में जुड़ गया ना ये, इसीलिए। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए भी सीटें आरक्षित की गई। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल से 100 सीटें अगर ग्राम पंचायत में है तो इसमें कुछ सीटें आरक्षण होती है, कुछ सीटें क्या होती है, आरक्षण। ठीक है, तो आरक्षण किसके लिए होगी, अनुसूचित जाति के लिए। जैसे लिख देता हूं मैं, एक तो होगा दोस्त एसटी के लिए, एक होगा एससी के लिए, और पिछड़ी जाति के लिए होगा जैसे ओबीसी। ठीक है, तो इनको आरक्षण दिया जाता था। इसमें कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए भी आरक्षित था। लो भैया, अगर 100 है तो मान के चलो 1/3 कौन है, महिलाएं भी हैं यहाँ पर। ठीक है, महिलाओं के लिए भी आरक्षण है। तो इसमें महिला का, अब देखो सरकार में महिलाओं का भी तो योगदान होना चाहिए, महिलाएं भी तो राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। तो एक तरह से ये सरकार का बहुत अच्छा कदम था उस समय। हर सॉरी हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। तो यहां पर हमने देखा कि चुनाव करवाने के लिए एक चुनाव आयोग गठित किया गया। ठीक है, हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए कौन है यहाँ पर, तो ये पॉइंट याद रख लेना कि पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कौन करता है, तो राज्य चुनाव आयोग।
ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। राज्य सरकार को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय और शासी निकायों को देना पड़ता था। अब राज्य सरकार को जो अपना टैक्स है, वो अपना कर है, कुछ पैसा तो चाहिए ना भाई। स्थानीय सरकार को अगर चलाना है तो पैसा चाहिए, तो पैसा कौन देगा? तो वो राज्य सरकारें देगी कुछ हिस्सा। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति प्रकृति हर राज्य में अलग-अलग है। गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से हम जाते हैं। जो गांव में जो होता है ना, तो गांव में उसको हमने नाम रख दिया पंचायती राज से नामा जाना जाता है। और प्रत्येक गांव में कुछ राज्य में ग्राम समूह, एक ग्राम पंचायत होती है। यह एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष भी होता है। सदस्य वार्डों से सॉरी सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहते हैं। जो अध्यक्ष होता है हमारा, उसको ही हम सरपंच कहते हैं। बहुत सारे वार्ड मिलेंगे, वार्ड में एक अध्यक्ष होता है जिसको हमने सरपंच नाम दे दिया। और इनका चुनाव जो है वो गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी लोग जो होता है, वयस्क लोग जो है वो मतदान के जरिए करते हैं। ये पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है और पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। गांव के सभी मतदाता इनके इसके सदस्य होते हैं और गांव के जितने भी मतदाता हैं जो वोट डालते हैं, वो सभी कहीं ना कहीं सदस्य हैं। तो आप देख लो, जो गांव में लोग हैं जो वोट डाल रहे हैं वो भी एक सदस्य हैं इसमें। इससे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और उसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 से 3 बार बैठक करनी होती है। तो ये जो बैठक होती है ना सभी लोगों के साथ जो वोट डालते हैं, तो ये जो बैठक है ये समीक्षा के लिए, कामकाज की क्या समीक्षा के लिए होती है। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। बिल्कुल, ग्राम पंचायत को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। अगर हम ग्राम पंचायत, जैसे कि एक ग्राम पंचायत एक गांव में हो गया, तो बहुत सारे ग्राम पंचायत को मिलाकर बनता है पंचायत समिति। उसे मंडल या फिर प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एग्जाम में पूछे कि प्रखंड स्तरीय पंचायत किसे कहते हैं, तो ये आप पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्यों के करते हैं। अब इनका कौन चुनाव करेगा? जितने भी पंचायत के सदस्य हैं वो सारे चुनाव करते हैं। किसी जिले की भी के सभी पंचायत समिति को मिलाकर बनता है जिला परिषद। हमने देखा पहले ग्राम पंचायत से मिलाया तो बहुत सारे ग्राम पंचायत को मिलाया तो पंचायत समिति बना, और पंचायत समिति को हमने मिला दिया तो बन गया हमारा क्या? जिला परिषद। क्या बन गया हमारा? जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। बिल्कुल, जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। तो इस जो परिषद में जो सदस्य होते हैं वो सांसद भी होते हैं, ठीक है, विधायक भी होते हैं या फिर जिला स्तर के संस्थाएं, कुछ अधिकारी भी हो सकते हैं, है ना। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। जिला परिषद का जो प्रमुख होता है वो इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती है। अब हमने गांव को तो देख लिया भैया कि ग्राम पंचायत हमने देख लिया ना, ग्राम पंचायत। मैं एक बार मार्क कर देता हूं आपको। तो ये जो है ये ग्राम पंचायत है, स्थानीय सरकार का पहला अंग मान लेते हैं। दूसरा अंग कहाँ है? तो पंचायत समिति। तीसरा अंग जिला परिषद, ये ऊपर होगा, तो ये तीसरा अंग है। ठीक है, ठीक है, तो ये तो गांव का हो गया। अब हम शहर की बात करते हैं, तो एक आ जाओ शहर की बात करके। तो हमने ये देखा कि इस प्रकार की स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती है। शहरों में नगर पालिका होती है। शहरों में क्या होती है? नगर पालिका। बड़े शहरों में नगर निगम होता है। शहरों में नॉर्मली नगर पालिका होगी, लेकिन जहां बड़े शहर होंगे वहां कौन होगा? नगर निगम। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लें, ठीक है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। बिल्कुल, जो जिनको हमने चुना है वही तो कामकाज करेंगे ना। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। जितने नगर निगम के ऐसे जो पदाधिकारी होते हैं
को क्या कहते हैं हम? मेयर कहते हैं, नगर निगम, ठीक है, याद रख लेना। स्थानीय सरकार को ये नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। स्थानीय सरकार में ये जो व्यवस्था है, दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। देखो कितना बड़ा 36 लाख, कितने सारे लोग हैं जिनका चुनाव होता है नगर पंचायत और नगर पालिका के लिए लोगों का। ये संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों की तुलना आबादी से ज़्यादा है। कई देशों में तो ये आबादी है, बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ इतने 36 लाख लोगों का जो चुनाव होता है, इतनी तो आबादी है। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हो गई। जिस तरह हमने देखा स्थानीय सरकार बनी, तीसरा अंग बना, तो हमारा जो लोकतंत्र है और ज़्यादा मजबूत हो गया, ठीक है? इसने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को मजबूत किया। हमने ये देखा कि जो महिला है उनका भी तो योगदान हो गया ना स्थानीय सरकार में। 1/3 आरक्षण, रिज़र्वेशन भी हमने लागू किया। बहरहाल इन सब के बावजूद अभी भी अनेक परेशानियाँ कायम हैं। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह में इनमें हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठक नियमित रूप से नहीं होती। तो ये कमियाँ हैं। तो होता है, जहाँ पर आप बहुत सारी नियम जहाँ पर अच्छाई होगी, वहाँ पर थोड़ी बहुत कमियाँ भी होती हैं। तो हमें इन कमियों पर काम करना चाहिए, ताकि जो प्रशासन है वो अच्छे से चल सके। अधिकांश अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए। कई-कई राज्यों में क्या होता है कि जो स्थानीय सरकार को उतना बढ़ावा नहीं दिया, उनको ऐसे ही हवाबाजी में ले गए। लेकिन उनको नियमित जाँच-पड़ताल करना चाहिए, ताकि जो जो स्थानीय सरकारें और मजबूत हो सके। लोगों के जो ज़रूरत है, जो लोकल लोग हैं गाँव के आस-पास या फिर शहर के, उनको अपनी परेशानी बता सके। लेकिन फिर भी राज्य ने कई हद तक उनकी मदद करी है और कई हद तक मदद नहीं भी करी। ठीक है? तो ये हमारी एक समस्या है छोटी-सी। इस प्रकार हम स्वशासन का आदर्श स्थिति से काफ़ी दूर है। ठीक, आई थिंक चैप्टर खत्म हो चुका है, तो कैसा लगा आपको चैप्टर? धन्यवाद।